जय हिंद वीरों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक, जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देख रहे हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ चुके हैं और आज चर्चा करने वाले हैं जैव प्रक्रम पर। दोस्तों, ये क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 6 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा या फिर नहीं पता तो देख लीजिए। पेड़ पौधे जो होते हैं यहाँ पे दो उत्तक मेनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जड़ से जो पानी सोखा जाता है, मतलब सोख लिया जाता है, ये पानी जाइलम द्वारा पेड़ के चारों ओर यानी पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। तो जल को यानी जल का संवहन करने का काम कौन करता है दोस्तों? जाइलम द्वारा किया जाता है। और जब भोजन बन जाता है तो वही भोजन को पेड़ के चारों ओर भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम, एक दूसरा उत्तक है। तो भोजन का जो संवहन करता है तो वो कौन सा उत्तक करता है दोस्तों? फ्लोएम करता है। और जो जल का संवहन करता है वो कौन सा उत्तक करता है? तो जाइलम द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम उत्तरदायी होता है जल के संवहन के लिए। और कहाँ पे? पेड़ पौधों पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? देखिएगा दोस्तों, पत्तियों में बोल रहा है कि गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, नहीं यहाँ कहाँ से होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो पत्तियाँ होता है दोस्तों, आप सभी देखे होंगे पत्तियों में छोटा छोटा छेद होता है। क्या होता है दोस्तों? छोटा छोटा छेद होता है। और उस छेद को हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? रंध्र बोलते हैं। इसको इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? स्टोमेटा। तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो रंध्र द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी होता है। और हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा, जो पेड़ पौधे जो बाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो बाष्पोत्सर्जन का काम भी कौन करता है? ये रंध्र द्वारा ही होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? देखिएगा दोस्तों, हम सभी का अगर कहीं हाथ पैर कहीं भी शरीर का कोई भी अंग कट जाए, ठीक है, तो कुछ देर तक आपका ब्लड निकलेगा और उसके बाद धीरे धीरे ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, जहाँ पे हम लोग का कट जाता है उस क्षेत्र में एक चीज़ की परत बन जाती है, यानी खून की एक परत बन जाती है। और ये परत बनाने का काम कौन करता है दोस्तों? प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स के जम जाने से मतलब यहाँ से फिर से रक्त का स्राव नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मानव का जो हृदय होता है ये 4 चैम्बर से बना होता है। कितने चैम्बर से बना होता है दोस्तों? 4 चैम्बर से। दायां नीलय, बायां नीलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद। तो हृदय से रक्त कहने का मतलब है दोस्तों, ये शुद्ध रक्त के बारे में बात कर रहा है। तो हृदय से रक्त कौन पूरा संपूर्ण शरीर में ले जाता है दोस्तों? तो नीलय द्वारा लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है दोस्तों? नीलय द्वारा। तो नीलय क्या करता है? हृदय से जो शुद्ध रक्त आता है उसे संपूर्ण शरीर में फैला देता है। ये कौन फैलाने का काम करता है दोस्तों? नीलय करता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम में पाया जाता है। दोस्तों, आप देखिएगा, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहने का मतलब है जो पत्तियों में वर्णक होता है, यानी पिगमेंट जो होता है पत्तियों में, तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है दोस्तों। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है। और उसमें क्या मौजूद रहता है? कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा मुद्रा या फिर ऊर्जा का पावर हाउस, ठीक है, के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, ऊर्जा मुद्रा किसे जाना जाता है? एटीपी। किसको कहा जाता है दोस्तों? एटीपी। आप सभी को ये पता होना चाहिए। ऊर्जा मुद्रा किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो दोस्तों,
जब पौधों में श्वसन क्रिया होता है उसके अंतर्गत जो एडीपी टूटता है, यहाँ पे एडीपी हो जाएगा दोस्तों, एटीपी नहीं एडीपी। एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना पड़ेगा 3.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 3.5 किलो जूल पर मोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सपोषी पोषण किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अच्छा, सपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए? तो दोस्तों देखिएगा, पेड़ पौधा जो होता है ये सपोषी है। क्या है दोस्तों? सपोषी है। और ये अपना भोजन किस प्रकार बनाता है? सूर्य का प्रकाश चाहिए इसको। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इसको चाहिए दोस्तों। इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसको क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल चाहिए। मतलब इसको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका हो जाएगा, क्लोरोफिल भी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन होता है, द्विविखंडन होता है। तो दोस्तों अमीबा जो होता है, अमीबा में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। क्या होता है दोस्तों? द्विविखंडन होता है अमीबा में। और हाइड्रा में क्या होता है दोस्तों? हाइड्रा में सिर्फ विखंडन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल जो बनेगा ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनेगा। ऑक्सीजन की किस में बनेगा दोस्तों? अब्सेंस यानी अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल बनता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या लिया है देख लेते हैं। आंसर हाँ, अवायवीय, मतलब यहाँ पे वायु की विदाउट प्रेजेंटेशन से बनता है। यानी आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से ये बनता है इथाइल अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवायवीय, मतलब वायु यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, यकृत होता है दोस्तों हमारे शरीर में, वहाँ से एक रस निकलता है और उसी रस को क्या कहा जाता है? पित्तरस। ठीक है दोस्तों, पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा यकृत से निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। दोस्तों क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो किस में होगा प्रकाश संश्लेषण? आप सभी को पता है, जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं जिस प्रक्रिया से, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में होता है। और किस में होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो देखिएगा दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ही इस्तेमाल कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ग्लूकोज को फिर जोड़ा जाता है दोस्तों। और आप सबको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? देख लेते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्या कहा जाता है मित्रों? श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, ये नाम अक्सर हम भूल जाते हैं दोस्तों। श्वासोच्छ्वास कहा जाता है सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। आप बोलिएगा गुरुजी ये थोड़ा बता दीजिए कैसे संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिए, ये पेड़ पौधा है। ठीक है, हरे पेड़ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा है तो इसको वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के पश्चात जब ये भोजन बना लिया तो फिर ये क्या छोड़ देता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो ये जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है ना, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन छोड़ दिया, और हम लोग ऑक्सीजन ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, तो ये संतुलन बना रहता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? दोस्तों आखिर रक्त का जो रंग होता है ना, ये लाल होता नहीं है, लेकिन उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, मतलब किसके चलते? तो हीमोग्लोबिन के चलते रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड
गैस की उपस्थिति है। तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है? 0.03%। 0.03%, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, 6 का क्लास का साइंस में भी दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का एक जो साइड में, जैसे ये आपका मतलब, सॉरी दोस्तों रुकिए, छोटी आंत हम आपको दिखा देते हैं। जो सबसे लंबा होता है, जो सबसे लंबा होता है छोटी आंत, ठीक है, उसी का एक छोटा सा भाग होता है जिसे ग्रहणी बोला जाता है। तो ग्रहणी किसका भाग हो जाएगा? आपका छोटी आंत का भाग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। तो हरे पौधों में पोषण किसी पर डिपेंडेड है? नहीं दोस्तों, जब डिपेंडेड नहीं है तो स्वपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वपोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषण। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि अमीबा है। अमीबा क्या है? समभोजी है। अमीबा क्या है दोस्तों? समभोजी। अभी देखें कि अमीबा में कैसा मतलब विखंडन होता है, तो द्विविखंडन होता है, और अमीबा क्या है? समभोजी है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, अमीबा समभोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों आपका एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों वसा का पाचन जो होता है आपका लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन की जो क्रिया है मनुष्य में, ये कहाँ से प्रारंभ होती है? और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और जिस भी साथी कमेंट में इसका आंसर देंगे उसका नाम अगले क्लास में लिया जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को रोक देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।